Assalamualaikum. We are doing question. This is our second class for questions on forces. This chapter is containing 2-3 main topics which are main: equilibrium of forces and moment. These are the two main topics. And then center of gravity and some little topics like upthrust वगैरह. Now read this question. Now you can see the diagram shows a uniform beam PQ. The length of the beam is 3 meter and its weight is 50 Newton. जो weight होता है वो अगर यूनिफॉर्म रॉड हो ना तो उसका वेट उसके बिल्कुल सेंटर में एक्ट करता है. यहां पर उसने पहले ही बोल दिया था कि रॉड यूनिफॉर्म है. सो आई हैव अ चांस टू रिमेंबर कि भी रॉड तो यूनिफॉर्म है तो उसका जो वेट है वो बिल्कुल बीच में होगा. ठीक है, वेट बीच में लगा दिया मैंने. वेट है मुझे दिया हुआ 50 न्यूटन और ये वाला डिस्टेंस होगा फिर 1.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. सवाल में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. और कह रहे हैं पिवट 1 मीटर फ्रॉम एनपी. अब ये मसला आ रहा है कि यहाँ पर जो पिवट से डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. पिवट के ऊपर मेरे पास यहाँ 2 फोर्सेस लग रही हैं. अब इक्वेशन बना लेते हैं. हमने सीखा हुआ है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. गुड, वी कैन स्टार्ट दिस कैलकुलेशन नाउ. और फिजान आपने तो पहले ज्वाइन किया हुआ है तो अब बताओ कि मैं इक्वेशन क्या बनाऊं. W इंटू 1 कर दूं. W इंटू 1 और W इंटू 1 और इधर से ना 50 है. अब 50 को कैसे टैकल करूं? 1.5 लेना तो टोटल है
मुझे चाहिए पिवट तक, तो अगर वो 1.5 है तो ये होगा 0.5। तो मैं क्या करूं कि इक्वल टू 50 इंटू 0.5। तुम लोग मेरे साथ साथ वर्किंग करो और मुझे सॉल्व करके आंसर बता दो। 25। ठीक है, सलीम आपने भी ज्वाइन किया है, मुमताज आपने भी, प्लीज मुझे हेल्प करो। हमने इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को एक नजर देख लो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल कि आप इस क्वेश्चन को एक मरतबा देख लेते हो। चैप्टर चल रहा है फोर्सेस। आंसर जो मुझे एक बच्चे ने बताया है अभी, आई थिंक फिजान ने, 25। ठीक है, गुड। एज आवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आई ऑलवेज वांट पीपल टू टेक फुल पार्ट, बिकॉज बेहतर तरीका ये होता है कि समझ के 10 एमसीक्यू करो, रादर देन कि आप हाई स्पीड के साथ कोई 50 एमसीक्यू करके बैठ जाओ और वो फिर बाद में कोई इसका ग्रोथ नहीं होती ना। अब बॉल इज रोलिंग डाउन अ स्लोप, आप इसका ईयर नंबर भी देख लो, ये क्वेश्चन है आपकी बुक्स में भी है क्वेश्चन, आप चाहो तो बुक खोलो, साथ बुक में डायग्राम्स तो आपको नजर आ जाती हैं। तो रीड एंड राइट की बुक 1, अ बॉल इज रोलिंग डाउन अ स्लोप एट अ कांस्टेंट स्पीड, इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल आर वेट, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल टू द स्लोप एंड फ्रिक्शन। देखो कांस्टेंट स्पीड बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी डायनेमिक्स की रिवीजन करवाई तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जीरो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप कह रहे हो आंसर सी है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये है कि तीन फोर्सेस हैं, एग्जामिनर ने बोला एक, दो और तीन। तो अगर हम इसको सोचें तो ये होगा ट्राइएंगल रूल से सवाल। अब ट्राइंगल रूल जो होता है वो तीन फोर्सेस पे लगता है, ट्राइंगल रूल इज अप्लाइड फॉर थ्री फोर्सेस, आप उसको तीन फोर्सेस पे लगा दो और तीन फोर्सेस पे लगा के आप उसको सॉल्व कर लो, ट्राइंगल बना लो। अब इसमें तीन फोर्सेस कौन सी हैं, एक तो वेट है, मैं तीनों एरोज लगाता हूँ, फिजान ऑलरेडी इसका आंसर बोल चुके हैं। एक फोर्स वेट की है, रोलिंग डाउन है, तो रोलिंग डाउन है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी, और तीसरी जो फोर्स है वो नॉर्मल है, जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो देखो ये W है, ये वाली फोर्स R है, और ये फ्रिक्शन है। अब तुम इसकी वो बना दो, ट्राइंगल बनाओ हेड टू टेल, जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि इसकी आप हेड टू टेल बना दो। अच्छा, लेकिन तुम इसको मेरे साथ वर्किंग करो ना,
अपनी बुक साथ रख लिया करो, और बुक साथ रखोगे ना तो तुम्हें अच्छा समझ आएगा, क्योंकि उस पर वर्किंग करने की, अगर उस पर नहीं करते हो तो मेरे साथ कॉपी पे कर लो वर्किंग। मैं पहले बनाता हूं W का एरो, ये मेरा वेट का एरो आ गया, ठीक है। और वेट के एरो के साथ मैं बनाता हूं R का एरो, ये आ गया R वाला एरो ये। और अब रह गया तीसरा एरो यानी फ्रिक्शन, देखो ये मैंने जोड़ दिया फ्रिक्शन। अगर तुम इस तरह वर्किंग करके करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक W है, एक R है, और तीसरा फ्रिक्शन है। अब बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें लग रहा है मैच कर रहा है? एरोज देखिएगा, एरोज। बी, बी के, अच्छा तुम्हें बी लग रहा है। एक बच्चा कह रहा है बी है, डी। सलीम कह रहे हैं डी। दोनों बहुत क्लोज हैं, बी और डी, ये हो सकते हैं। और ऐसा करते हैं, ए और, इनको तो काट देते, में एरो, एरो अपोजिट आ रहे। अब बताओ इनको कैसे डिफरेंशिएट करूं, ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आ गया। बी और डी दोनों मेरी वाली ट्राइंगल से मैच कर रहे हैं, तो ये बता सकते हो बी और डी में फर्क क्या है? माइक पर भी बताना चाहो तो माइक पे भी बता सकते हो, क्योंकि लिखना इसको मुश्किल होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा फर्क है दोनों में। वो फर्क आर वाले वेक्टर का है, यानी कि ये डब्ल्यू है, ये आर है, ये फ्रिक्शन है। ये डब्ल्यू है, ये आर है, ये फ्रिक्शन है। अब इनमें फर्क है, अगर तुम गौर से देखोगे तो आर की स्लोप में फर्क है। क्या आर, अगर तुम इस सवाल को पढ़ो, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब उसको होना चाहिए 90 डिग्री पर। अब बताओ बी और डी में से कौन सा होगा? शाबाश। कौन सा है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है? तुम रूलर रख के भी देख सकते हो। यस, सलीम सही कह रहे हैं, आंसर इसका है डी। गुड, सही है, पहुंच गए आप लोग। अब देखो ए लेवल कितना ट्रिकी है और कितना चैलेंजिंग है, कि बी और डी कितने क्लोज हैं। जब तक आप बहुत ही ज्यादा ट्रेन ना हो तो आप बी और डी में तो गलती कर सकते हैं, लाजमी बात है। चलें, वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कपल, कपल इनका एक प्रॉपर वर्ड है। अ कपल अप्लाइज अ क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ 9 न्यूटन मीटर टू अ सर्कुलर डिस्क. Which diagram shows this couple? Couple is a pair of forces which tends to produce rotation only. कह रहे क्लॉकवाइज, इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज घूमेगा? ये वाला तो क्लॉकवाइज है। सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे लग तो सारे सारे ही क्लॉकवाइज ही रख रहे हैं। हाँ सारे क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, ये क्लॉकवाइज है, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला। तो अब एलिमिनेशन कर रहा हूं ना तो दो हट रहे हैं। अगर तुम लोग भी इसको गौर से देखो, ये वाला ऐसे घुमाएगा, ये वाला ऐसे घुमाएगा। इसने बोला है क्लॉकवाइज, तो कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं? ए अभी सर। वेरी गुड, ए और बी।
इनमें से कोई एक होगा, परफेक्ट होगी। अब मसला ये है कि ये कह रहा है आंसर 9 न्यूटन मीटर चाहिए। तुमने बड़ा रिपीटेडली देखा होगा कि एमसीक्यूज में ना दे ऑलवेज गो फॉर यूनिट कन्वर्जन। एमसीक्यूज में इनको बड़ा शौक होता है यूनिट कन्वर्जन करने का। तो तुम यूनिट कन्वर्जन से हमेशा ख्याल रखो कि यूनिट कन्वर्जन से बचना है, कि अपने उसकी गलती से बचना है। तो अब तुम देखो कि मैं यहां पर जब जब टॉर्क निकालते हैं ना, तो टॉर्क में पिवट नहीं लेते, तो मैं यहां निकालता हूं टॉर्क, ये टॉर्क का सिंबल है 9 इंटू 50/100। और जब यहां लूंगा टॉर्क तो यहां होगा 45 इंटू 20/100। दोनों टॉर्क कैलकुलेट करो। दो को तो हम वैसे ही काट चुके हैं, ये तो एलिमिनेट हो गए। आंसर ए आ रहा है तुम्हारे पास? सर बी। हाँ, ए तो नहीं आ सकता ना, ए तो आ ही नहीं सकता। ए में तो आंसर 9 तो नहीं आ सकता, वो तो 50/100 सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। हाफ होगा 9/2, 4.5 हो जाएगा। तो फिर आंसर जो है वो बी है। चले पढ़े अगला क्वेश्चन। अ रिजिड सर्कुलर डिस्क of radius r has its center at x. A number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. All the forces are in the plane of the disk. Which arrangement of forces provides a total moment of magnitude 2Fr? टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट का मतलब होता है दोनों मोमेंट्स को ऐड कर दो। रेडियस आर है इसका, तो अगर रेडियस आर है, जब हम मोमेंट को दो फोर्सेस से लेते हैं तो टॉर्क है। टॉर्क के केस में पिवट की जरूरत नहीं होती, आप या एक निकाल के डबल कर दें। हमें वो कह रहे हैं किसका आंसर 2Fr होगा। सबको कैलकुलेट कर लो। जैसे ये आर है, इसका मोमेंट होगा F इंटू आर। यहां दो F हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों Fr होंगे। तो यहां पर टोटल मोमेंट आएगा Fr प्लस Fr। तो यहां पर टोटल मोमेंट होगा 2Fr। अब बताओ सी का क्या आंसर होगा? इधर से भी मोमेंट आ रहा है, इधर से भी ऑपोजिट आ रहा है। तो चूंकि ये ऑपोजिट आ रहा है तो मोमेंट जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो होगा Fr माइनस Fr। तो ये तो 0 हो रहा है। और इसका क्या होगा? ये r है, ये वाला डिस्टेंस भी r है और ये वाला भी r है। तो यहां जो मोमेंट होगा वो Fr प्लस Fr प्लस Fr। तो यहां मोमेंट होगा 3Fr। Now let me know what is the answer. सर ए। Yes, good answer is A. Good सलीम। चलो ये हो गया। अब तुम आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे जो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। 2 people push a vertical gate। ये सवाल है नवंबर 2020 पेपर 112। 2 people push a vertical gate to open it. The forces exerted by the people on the gate are shown. उसने यहां पर हिंज बनाई हुई है, जहां पर हिंज है
वहीं पर नेचुरली पिवट बनता है। वन पर्सन इज डिस्टेंस D1 from the gate hinge and pushes with horizontal force F1 at angle θ1 to the gate. The other person is at distance D2 from the hinge and pushes with horizontal force F2 at an angle θ2 in the gate. What is the total moment about the hinge due to the forces F1 and F2? अब कैसे निकालते हैं टोटल मोमेंट? निकालने का तरीका बताओ। कि टोटल मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसमें ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लें। सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है नहीं, क्योंकि इसमें तो लग रहा है कि मोशन है, दरवाजा खोल रहे हैं ना, वर्टिकल गेट है, ओपन इट। तो जब ये कह रहे हैं ओपन इट, इसका मतलब है कि दरवाजा रुका हुआ नहीं है, तो यहां वो नहीं लगेगा क्लॉकवाइज सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर वो लगेगा ग्रेटर मोमेंट माइनस स्मॉलर मोमेंट। या अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो ऐड कर देना। वो याद है रूल, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड, वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड। यहां अपेरेंटली कोई ऑपोजिट तो दिख नहीं रहा मुझे। अब रिजॉल्व कर दो, मेरे लिए रिजॉल्व करो। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन, जिसमें ने कहा कि तुम अपनी बुक साथ रखो, फायदा ये होगा कि तुम क्वेश्चन को ना स्क्रीन पे देखोगे और अपने पास रख के ना उसको सॉल्व कर लो। ये मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ रिजॉल्व कर लें। ये रिजॉल्व हो गया। सर आंसर बी नहीं होगा? किसका आंसर कह रहे हो? जी मैंने देखा नहीं, मैं तो इस रफली देखा हूं फिलहाल। बी होगा सर। मैंने अच्छा आंसर सर, लिखा। ये फोर्सेस अपोजिट हैं तो फिर ऊपर की तरफ ये जो F2 के साथ वाली फोर्स साइन होगी, तो इसीलिए बी ऑप्शन बनेगा। ऐड हो रहे हैं मतलब सेमी डायरेक्शन में। तुम्हारा मतलब है कॉस तो हो नहीं सकता, कॉस तो उसके ऊपर जा रहा है, रॉड के ऊपर जा रहा है। जी जी तो ये लॉजिक तो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि कॉस वाली बात तो गलत लग रही है, लेकिन साइन जो है वो तो दो में आ रहा है। जी, पर आपने बोला ना अभी कि जब सेमी डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी तो मतलब वो ऐड करेंगे उनको। ऐड होनी चाहिए, तो फिर एडिशन की वजह से, सब्ट्रैक्शन की वजह से डी हट जाएगा। सही जी है, तो बी परफेक्ट है। आंसर। फॉर्मूला क्या होता है? F1 D1, और इसमें जैसे आप लोगों ने पिक कर लिया कि वो प्लस होगा क्योंकि दरवाजा खुल रहा है। चलें, अब है ये वाला क्वेश्चन। ऊपर ईयर नंबर दिख रहा होता है इसमें फाइल में। An air bubble is rising through a liquid at a constant speed. The forces on it are the upthrust U, the viscous drag V, and its weight W. Which diagram shows the directions and relative sizes of the forces? Rising, rising का मतलब है ऊपर जा रहा है। Battery is low. Please recharge in time. चलो भाई, अब बताओ, ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वेलोसिटी, विस्कस ड्रैग जो है वो नीचे की तरफ है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो विस्कस ड्रैग तो मोशन को अपोज करता है। चले, प्लान बन गया। Battery is low. Please recharge in time. ओके, अभी तक किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये एरोस का गेम है ना, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड पर, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0
रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था, हर साल पेपर में आता है। और इसका मतलब है कि ये सवाल इक्विलिब्रियम पर है। अगर ये सवाल इक्विलिब्रियम पर है तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अब तुम ऐसी डायग्राम लो जिसमें एरोस, ये एरोस की लेंथ का गेम है, तो एरोस की जो लेंथ है ना वो ऊपर नीचे बराबर, में इक्वेशन तो बड़े आराम से बन जाएगी, U इज इक्वल टू W प्लस V। अगर ये ऊपर जा रहा है तो विस्कस ड्रैग ऊपर तो हो नहीं सकता, तो ये तो कट गया। अब बाकी ऑप्शन में वो लो जिसमें नीचे वाले दोनों एरोस को ऐड करूं तो ऊपर वाला एरो बन जाए। सर सी। नीचे वाले दोनों एरोस को हेड टू टेल जोड़ूं तो लेंथ में वो ऊपर वाले एरो के बराबर हो जाए, तो किस में बन रहा है? सी में तो ये दिख रहा है कि अगर मैं ये दोनों एरोस जोड़ दूं ना तो वो ऊपर वाला एरो छोटा हो जाएगा, तो ये भी हटा देता हूं। वो आंसर लो जिसमें नीचे वाले दोनों एरोस की लेंथ को जोड़ूं तो ऊपर वाला एरो बन जाए। सर ए। अब ऑप्शन ए और बी में से सेलेक्ट करो। सर ए। सर आंसर ए है क्या? और टाइम लग रहा है, आंसर दो। एक बच्चा ऑलरेडी ए सेलेक्ट कर चुका है। यस सर ए है। हाँ, सलीम ने 2 मरतबा दिया है आंसर ए है, लेकिन बाकी आप दोनों भी तो जवाब दो ना। जो 2 बच्चे हैं सर टोटल। मैं मुमताज हूँ। मुमताज, आपने आंसर दिया है क्या? Anyways, चलो। यस सर मैं ही बोल रहा हूँ एरोस की सबसे। लेंथ मिलाकर नीचे वाले एरो के बराबर हो जाए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, liquid Q has twice the density of liquid R at depth x in liquid R. The pressure due to liquid is 4 kPa. At which depth in liquid Q is the pressure to liquid is 7 kPa? अपना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें पहले तुम ये याद रख लो कि लिक्विड जो होते हैं ना, उनका जो ये वाला साइज देखो लिक्विड, और ये उनकी हाइट होती है, और फॉर्मूला होता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। Density of Q is twice the density of R. डेप्थ x कर लो, चलो मैं x कर लेता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एक्स। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं किसके लिए? R के लिए। ठीक है, तो मैं R को एंगेज कर लेता हूं, और प्रेशर वो कह रहा है 4 kPa है, तो यहां 4 कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं डेंसिटी ऑफ R टू जी एक्स। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। फिर लिक्विड क्यू में आ जाओ। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 7 kPa। क्यू के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो 7
इज इक्वल टू रो क्यू इंटू जी, और डिस्टेंस को कोई और लेटर दे दो, ये मैंने कर दिया h। दूसरी क्वेश्चन अब तकरीबन रेडी है, लेकिन अब उसमें मसला ये है कि सॉल्व कैसे करूं। आंसर में तो इनमें से कोई भी लेटर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ना डेंसिटी r को सब्जेक्ट बनाता हूं, और यहां पर मैंने पहले ही बता दिया था कि वो टू रो आर है, तो इज इक्वल टू 2 रो आर सॉरी इंटू जी इंटू एच। निकालना मुझे एच है, एच इज इक्वल टू 7/2 रो आर इंटू जी। ये मेरी इक्वेशन बन गई। वहां पहली इक्वेशन से रो आर को सब्जेक्ट बना लो, वो क्या बनेगा, रो आर इज इक्वल टू 4/gx। तो अब तुम क्या करो, यहां से रो आर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर दो। तो क्या इक्वेशन बनेगी, h इज इक्वल टू 7/2, रो आर की जगह लिखूंगा 4/gx, 4/gx इंटू जी। फिर तुम g और g को कैंसिल कर दो, और h क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 8 हो जाएगा, और x ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x, x ऊपर चला गया ना मल्टीप्लाई होकर, ये बन रहा है। मैंने वर्किंग करके दिखाई है, चैलेंजिंग सी डेरिवेशन सी है, लेकिन आप गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बन रहा है बी। वर्किंग देखो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। टू टू 5 जून 20 का क्वेश्चन है। A rectangular metal bar exerts a pressure of 15,200 Pascal on the horizontal surface on which it rests. The height of the metal bar is 80 centimeter. What is the density of the metal? तो ये मेटल बार ना ऐसे रखी हुई है यूं, और नीचे कोई प्लेट वगैरह होगी, ऐसे रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। मुझे निकालना है डेंसिटी। प्रेशर दिया हुआ है 15,200, डेंसिटी अननोन है, जी है 9.81, हाइट मुझे दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो मैंने ये कर दिया। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके डेंसिटी निकाल दो, कैलकुलेटर उठाओ और डेंसिटी कैलकुलेट करो। सर बी आ रहा है आंसर 1900।
हाँ भाई मुमताज सलीम, दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन कर दो यार। ये तो 0.8 बन जाएगा, 0.8 इंटू 9.81, वहां ले जाके डिवाइड कर दो 15,200 से। सर बी होगा ना आंसर 1900। No one is answering anyways, Bharat. सर बी होगा, मैं इतनी बार बता चुका हूँ। B बहुत ज्यादा आ रहा है, डेंसिटी इतनी कैसे हो सकती है? 190,000, इतना बड़ा नंबर नहीं आना बी चाहिए, सर बहुत बी ज्यादा बोला है। है बी। 190,000 तो मतलब सर looks to बी। be a big number। डबल चेक कर लो यार, कैलकुलेशन ही तो करनी है खाली कैलकुलेटर पे डाल के। सर 1900 आ रहा है, बी होगा आंसर। सर आंसर बी है। हाँ बी सही लग रहा है मुझे तो। बी लुक्स टू बी फाइन। चलो फिर आज का काम यहीं तक रख लेते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं फोर्सेस के एमसीक्यूज में, और इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।